Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the lecture 24 of our Signal and System course. In today's lecture, we will discuss initially about the Fourier transform of periodic signals and then a few of the Fourier transform properties. In previous lecture, we have introduced the Fourier transform and I have explained a few examples of Fourier transform. So आज जो है वो हम लेक्चर के एक पार्ट में, दो पार्ट में है आज का लेक्चर। भी फर्स्ट पार्ट में हम पीरियाडिक सिग्नल के लिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसके एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दूसरे हाफ में हम कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। Okay, so in the previous lecture we have discussed that Fourier transform is basically a tool to analyze the aperiodic signals. Periodic signals के लिए हमारे पास Fourier series representation जो है वो मौजूद होती है, but we cannot use Fourier series representation for those signals which are aperiodic. सो उसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ अ टूल यूजिंग विच वी कैन आल्सो एनालाइज दोज सिग्नल्स विच आर aperiodic. But Fourier transform can not only be used for the analysis of aperiodic signal, it can also be used for the analysis of periodic signals. So अगर आप Fourier transform को हम पीरियाडिक सिग्नल के लिए भी यूज़ कर लें और अपीरियाडिक के लिए भी यूज़ कर लें तो देन एक ही टूल जो है वो हमें लर्न करने की ज़रूरत होगी, या एक ही टूल जो है वो हमारे लिए सफिशेंट होगा, क्योंकि इससे दोनों टाइप के सिग्नल्स जो हैं वो हम एनालाइज कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि अगर हम पीरियाडिक सिग्नल्स के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं तो वो किस तरह का होगा, हाउ इट वुड लुक लाइक। So Fourier transform for periodic signals can be calculated, can be directly constructed from the Fourier series representation. You know the Fourier series representation for periodic signals, in which we represent our periodic signal with the help of harmonically related complex exponentials, and the coefficients of those harmonically related complex exponential are AKs. So ये representation जो है ये हमने लास्ट लेक्चर्स में बात की है। लास्ट चैप्टर जो था वो फोरियर सीरीज़ के बारे में ही था, वहाँ पे आपने पीरियाडिक सिग्नल को फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया है। So now let's talk about कि अगर हम उन्हीं पीरियाडिक सिग्नल को इंस्टेड ऑफ फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हाउ दैट रिप्रेजेंटेशन वुड बी, हाउ दैट रिप्रेजेंटेशन वुड look like. So the Fourier transform basically consists of train of impulses in frequency domain, और इसमें हर एक जो इम्पल्स होगी उसका जो एरिया होगा दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स सून इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू जब हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे कि हमारे पास जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं फॉर अ पीरियाडिक सिग्नल तो दैट रिप्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ a train of impulse functions, various impulse functions, whereas the area of each impulse function is proportional to the Fourier series coefficient. So let's take an example. Let's suppose that we have a signal xt, that is a periodic signal xt, and इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इस पीरियाडिक सिग्नल का, लेट दैट इज इक्वल्स टू एक्स जे ओमेगा, एंड लेट्स सपोज दैट this signal has only a single impulse of area 2 pi at frequency omega is equals to omega naught. So x of j omega will then have an expression 2 pi delta of omega minus omega naught. Impulse function टाइम डोमेन के अंदर आपने स्टडी किया हुआ है और वो इम्पल्स फंक्शन जो है वो किस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल डेल्टा ऑफ एन जो होता है, डेल्टा ऑफ एन
जो है वो n इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे ज़ीरो के अराउंड एग्जिस्ट करता है। और अगर हम फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट डोमेन की बात कर रहे हैं तो डेल्टा ऑफ n ज़ीरो पे 1 होता है और बाकी तमाम पॉइंट्स पे ज़ीरो होगा। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, डेल्टा ऑफ n माइनस थ्री बना देता हूं, तो देन इट विल बी 1 एट n इज इक्वल्स टू 3। सो वो तो था टाइम डोमेन के अंदर इम्पल्स फंक्शन। ये जो इम्पल्स फंक्शन है, दिस इज इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वही मेथड है कि आप इसके आर्गूमेंट को इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करें। सो दिस एग्जिस्ट एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। और अगर ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पे ये एग्जिस्ट करता है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इट्स वैल्यू विल बी 1। जिस तरह से डिस्क्रीट इम्पल्स फंक्शन की वैल्यू 1 होती है जहाँ पे भी ये एग्जिस्ट करता है, तो ये डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू 1 होगी। बट इट इज आल्सो बीइंग मल्टीप्लाइड विद 2 पाई, सो इट मीन्स कि इसका एम्पलीट्यूड जो होगा दैट विल बी 2 पाई एट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। सो दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सम सिग्नल एक्स टी, और जो 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है, which means we have an impulse function at omega is equals to omega naught and the amplitude of that impulse function is 2 pi। अब अगर हम इस फोरियर ट्रांसफॉर्म से इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करें तो वी विल गेट एक्स ऑफ टी, यानी हमें ये पता चलेगा कि ये किस चीज़ का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। वी आर गिवन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल एक्स टी, लेकिन हमें एक्स टी का नहीं पता, हमें उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म का पता है। हमें एक्स ऑफ जे ओमेगा बताया गया है जो कि ये वाला है 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। सो वी वांट टू एस्टिमेट कि एक्स टी जो है वो क्या होगा। सो एक्स टी मालूम करने के लिए वी विल फाइंड द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर दिस। सो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। सो एक्स ऑफ टी कैन बी फाउंड by x of j omega from x of j omega like 1 over 2 pi x of j omega we multiply that x of j omega with e raised to power j omega t and integrate from minus infinity to plus infinity. So now our x of j omega is 2 pi delta of omega minus omega naught. So we will multiply this with e raised to power j omega t and we will integrate from minus infinity to plus infinity. But as I said earlier that this 2 pi delta of omega minus omega naught only exists at ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, इसके अलावा ये कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। और जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है वहाँ पे जो इसका एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। सो ये जो इंटीग्रल आप सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रल सिर्फ एक वैल्यू पे नॉन ज़ीरो होगा और वो वैल्यू होगी व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। सो द रिजल्ट ऑफ दिस इंटीग्रल इज ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी, बिकॉज ओमेगा नॉट के अलावा तमाम फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स पे ये वाला जो फंक्शन है 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट दिस इज ज़ीरो। सो जब आप इसको ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ज़ीरो। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई। सो यहाँ से आपके पास ये 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी, इस इंटीग्रल का रिजल्ट आ जाएगा। चूँकि एक 1/2 पाई आपके पास इस इंटीग्रल से बाहर भी है तो ये 2 पाई और ये 1/2 पाई फिर कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स ऑफ टी इज ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है नेक्स्ट स्लाइड तक के लिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे और इसको जनरलाइज करेंगे। बट याद आपने क्या रखना है कि इफ़ वी वर हैविंग एक्स ऑफ जे ओमेगा एज 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो उस सिग्नल के लिए एक्स टी जो हमारे पास आ रहा है वो ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी आ रहा है। या इसको एक और अंदाज में अगर कहा जाए तो अगर हमारे पास सिग्नल एक्स ऑफ टी ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी हो तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो सिर्फ ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पे एग्जिस्ट करेगा और उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो 2 पाई होगा। सो ये बात आपने याद रखनी है कि इफ़ वी हैव अ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल लाइक ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी, तो इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। Okay, so on previous slide we have discussed that if we are having
2 pi delta of omega minus omega naught as a Fourier transform of some signal, then its inverse Fourier transform was equals to e raised to power j omega naught t. Now generally, if for example assume that we have x of j omega given like this, 2 pi a k delta of omega minus k omega naught, this also resembles the previous case, but only difference is this कि वहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे थे क्योंकि हम सिर्फ एक ही कोफिशेंट का जो है वो एक ही कोफिशेंट के लिए मालूम कर रहे थे. हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था दैट वाज ओनली नॉन ज़ीरो एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, ओमेगा इज equals to omega naught, but now we are taking infinite number of cases. So 2 pi a k delta of omega minus k omega naught is a train of impulses. और अगर मैं इसको ड्रा करूं तो ये लेट्स सी हाउ इट वुड लुक लाइक. अगर आप फॉर एग्जांपल k को ज़ीरो पुट करें इस समेशन में, तो व्हाट यू विल गेट 2 पाई a naught delta of omega, because k will be equals to 0, so delta of omega, so it means ke this thing will exist, this will be an impulse which will exist at omega is equals to 0, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा that will be 2 pi a naught. ठीक है, जो आपका कोफिशिएंट a naught होता है फोरियर सीरीज में that will be multiplied with a naught, and this thing will exist at omega is equals to 0. Similarly, अगर मैं omega को say 1 पुट करता हूँ तो what I will get 2 pi a1 delta of omega minus omega naught. So I will have an other impulse at omega is equals to omega naught, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा that will be 2 pi a1. इसी तरह से अगर मैं k को -1 पुट करता हूँ तो I will get 2 pi a minus 1 delta of omega plus k omega naught, which means I will have an other impulse function at omega is equals to minus omega naught, and its magnitude will be 2 pi a minus 1, and so on so forth. इसी तरह से आप k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं, तो आप k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 पे भी आपके पास एक इम्पल्स फंक्शन होगा. k की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो एक और इम्पल्स होगी विच विल बी एट ओमेगा इज इक्वल्स टू minus omega 2, and so on so forth. So this signal is a train of impulses. This is not just a single impulse, this is a train of impulses. और अगर इसका मैं फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करूंगा तो आई विल गेट दिस थिंग, एक्स ऑफ टी विल बी ए के ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी. ठीक है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल जो हमने देखी उसमें हमारे पास था 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो उसका जब हमने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम किया था तो एक्स टी वाज ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी. यहाँ पे आपके पास ए केज हैं, वहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि हमारे पास जो ए नाट है या जो भी कोफिशिएंट है दैट इज इक्वल्स टू 1, बट जनरली इफ इट इज़ नॉट 1 तो ये अगर ए के है तो दिस ए के विल आल्सो रिफ्लेक्ट इन दिस इक्वेशन, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज सेम बिकॉज नाउ वी डोंट हैव वन सिंगल इम्पल्स, वी हैव अ ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस. सो ए के ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी विल बी द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस थिंग. But you should be familiar with this thing, xt is a k e raised to power j k omega naught t. And what is this? This is basically the Fourier series representation of a periodic signal. आपको याद होगा कि Fourier सीरीज की मदद से जब हमने अपने पीरियाडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट किया था तो वो रिप्रेजेंटेशन यही थी, एक्स ऑफ टी वाज ए के ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी. ई रेज टू पावर जे के ओमेगा नॉट टी आर हार्मोनिकली रिलेटेड complex exponentials and a k's are their coefficients. सो ये वही चीज़ है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ये ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस जो हैं वेयर ईच इम्पल्स एग्जिस्ट एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट minus omega naught, 2 omega naught, minus 2 omega naught, 3 omega naught, minus 3 omega naught, this train of impulses in the frequency domain, if we take the inverse Fourier transform of this we get our xt. So अगर ये इसको दूसरे तरह से देखा जाए, अपोजिट वे में देखा जाए, तो if I have this signal x of t which is represented with the help of Fourier series,
which means that I have some complex exponential signals, and those complex exponential signals have coefficients a, k's. So if I take the Fourier transform of this will be the Fourier transform of this signal, which means I will get impulse function, a train of impulse functions in the frequency domain, where each impulse function will exist at fundamental frequency and integer multiple of fundamental frequencies. यानी omega is equals to 0 पे, which is called the DC component, omega is equals to omega naught minus omega naught first harmonic पे, omega is equals to 2 omega naught minus 2 omega naught second harmonic frequencies पे, 3 omega naught minus 3 omega naught, और उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय द कोरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट। यानी अगर आपके पास जो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट वाली ये वाली जो इम्पल्स फंक्शन है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 2 पाई a1, बिकॉज इसको obtain करने के लिए वी विल पुट k इज इक्वल्स टू 1, k इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो a1 e रेज टू पावर j ओमेगा नॉट t, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आएगा 2 पाई a1 डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. सो दिस impulse function will have an amplitude which will be 2 pi a1. Similarly, this impulse function which exists at omega is equals to minus omega naught, this will have an amplitude which is 2 pi a minus 1. और इसी तरह से 2 minus 2 वाली 3 minus 3 वाली भी अपने corresponding coefficient से multiply हो जाएंगी. So इसका मतलब क्या हुआ कि if we take the Fourier transform of a periodic signal, please remember कि ये जो xt हमने लिखा हुआ है a के e raised to power j के omega naught t, ये representation आप सिर्फ उस वक्त लिख सकते हैं when your signal is periodic, because यही Fourier series representation है x of t की. So अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो दिस इज इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. और तो क्या हो रहा है बेसिकली कि फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल इज व्हाट इट इज train of impulse functions where each impulse functions exist at the fundamental frequency and its integer multiples like omega naught, 2 omega naught, 3 omega naught, and similarly minus omega naught, minus 2 omega naught, minus 3 omega naught, and the amplitude of these impulse functions is related to the Fourier series, corresponding Fourier series coefficients. यानी 2 pi a1 होगा, इस वाली का एम्पलीट्यूड 2 पाई ए माइनस 1 होगा, इस वाली का एम्पलीट्यूड यहाँ पे जो होगी उसका होगा 2 पाई ए माइनस 2, यहाँ पे जो होगी दैट वुड बी 2 पाई ए 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जो आपके पास होते हैं, अगर आप किसी पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो वो उस पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है दैट कंसिस्ट ऑफ ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस and each impulse function has an amplitude which is 2 pi times the corresponding Fourier series coefficient. Okay, so this is an example. ये अभी जो हमने बात की उसको हम एक एग्जांपल से उसके जो है वो मालूम करते हैं कि how for example it look like. We will take the example of a very simple signal x of t which is sin omega naught t. अब ये एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस की है जब हमने फोरियर सीरीज की बात की थी. तो इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स मालूम करना जो है वो बहुत आसान है, आल्दो आप उस जनरलाइज्ड फार्मूला से भी फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मालूम कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए उस जनरलाइज्ड फार्मूला को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपली आयलर रिलेशनशिप यूज़ करें तो साइन ओमेगा नॉट टी जो है उसको आप लिख सकते हैं 1/2j e raised to power j omega naught t minus 1/2j e raised to power minus j omega naught t, and by direct inspection or by direct comparison you can find the coefficient. So इसमें a1 जो हमारे पास आएगा that will be 1/2j and a minus 1 जो आएगा that will be minus 1/2j, and all remaining coefficients will be equals to 0 क्योंकि इसके अलावा और कोई टर्म इसमें मौजूद नहीं है. So a k's are equals to 0 whenever k is not equals to 1 or minus 1. So it only has two non-zero coefficients. This signal which is periodic signal, it only has two non-zero Fourier series coefficients, and remaining all of its coefficients, Fourier series coefficients, are equals to 0.
So now what we want to do, we want to find the Fourier transform for this particular signal. So Fourier transform for this particular signal, ये जो last slide में हमने बात की, will be defined like this: 2 pi a k डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, जनरलाइज केस। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ दो ही नॉन जीरो कोफिशिएंट्स हैं, एक a1 और एक a-1। सो ये समेशन जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, दिस विल ओनली रिड्यूस टू टू टर्म्स। एक वो टर्म जो a1 के लिए है और एक वो टर्म जो a-1 के लिए है, क्योंकि बाकी तो हर एक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आपके पास जीरो है। तो जो कि वो जीरो है तो उसको इस समेशन में इंक्लूड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो सिर्फ k इज इक्वल्स टू 1 के लिए और k इज इक्वल्स टू -1 के लिए जो है वो आपके पास नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं। सो फॉर a1 के लिए फॉर एग्जांपल यू विल गेट 2 पाई a1 डेल्टा ऑफ, अगर k को 1 पुट करें, 2 पाई a1 डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। और इसी तरह से अगर k को -1 पुट करें तो यू विल गेट 2 पाई a-1 डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। सो इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? टू इसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट है फोरियर सीरीज के, वो आपको पता है a1 और a-1, उनको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई से, और ये चीज़ एग्जिस्ट कहाँ पे करेगी? ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पे, और इसी तरह से ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी एट ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट पे, और इसके अलावा जो है वो सब कुछ जो है वो ज़ीरो होगा। सो इसकी इक्विवेलेंट जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ठीक है। We have an impulse function at omega is equals to omega naught and its amplitude is pi over j। वो इस वजह से कि आप 2 पाई को जब 1/2j से मल्टीप्लाई करते हैं तो you will get pi over j। और इसी तरह से एक और impulse function at omega is equals to minus omega naught and its amplitude is minus pi over j। So this is the Fourier transform representation of xt। So just to summarize before moving to the next topic, which is the Fourier transform properties, you can use Fourier transform not only for aperiodic signals, but you can also use Fourier transform for periodic signal. So you can use Fourier transform in fact for any class of signals, whether it is periodic or it is aperiodic, it doesn't matter. You can use Fourier transform for its equivalent representation. और Fourier transform periodic signal का जो होता है, that is a train of impulses in the frequency domain, or where each impulse exists at the fundamental frequency and its integer multiples, और हर इम्पल्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय कोरस्पॉन्डिंग फोरियर सीरीज कोफिशिएंट एम्पलीट्यूड। सो ये जो है वो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है फॉर पीरियाडिक सिग्नल। एंड नाउ एडवांटेज इज दिस के आपको अलहदा से फोरियर सीरीज़ जो है वो पीरियाडिक सिग्नल के लिए या फोरियर ट्रांसफॉर्म ए पीरियाडिक सिग्नल के लिए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म कैन बी यूज्ड फॉर बोथ क्लास ऑफ सिग्नल्स। तो दोनों सिग्नल्स को फोरियर ट्रांसफॉर्म से ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नाउ इट द थिंग्स गेट यूनिफाइड, यानी एक ही टेक्निक को आप दोनों किस्म के सिग्नल के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पीरियाडिक हों और चाहे वो जो है aperiodic. So this was the first part of our lecture, which was about the Fourier transform representation of periodic signal. And now we will discuss about a few properties of continuous time Fourier transform. So these properties, just like Fourier series properties which we have already discussed, these are वेरी सिमिलर प्रॉपर्टीज़, सिमिलर ही हैं। उसी तरह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें इस डोमेन में भी हैं। जैसे आपके पास फोरियर सीरीज़ के लिए हमने जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, सिर्फ जहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा या जहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल से प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत होगी, वो हम थोड़ा सा एम्फसिस उस पर वी विल पुट सम एम्फसिस ऑन दैट। अदरवाइज़ जो प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं तो वो उन पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस की हुई हैं। Okay, the first property of the Fourier transform, and this was also the first property of Fourier series. This is called linearity, and what it states that if you have a signal x1t which has a Fourier transform x1 of j omega, and you have a signal x2t which has a Fourier transform x2 j omega. So if you
take a linear combination of these two signals like this, ax1t plus bx2t. So its Fourier transform will be ax1 j omega plus bx2 j omega. So you don't need to take the Fourier again the Fourier transform of this linear combination due to thanks to the linearity property. You can use this relationship कि जिस linear fashion में आपने टाइम डोमेन के अंदर अपने सिग्नल्स को ऐड किया है उनकी फोरियर डोमेन भी फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर भी उसी तरह से वो जो है ऐड हो जाएंगे। यानी x1t को आपने a से मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है x1 ऑफ j ओमेगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद a। सिमिलरली x2t को आपने b से मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो करेस्पॉन्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म था x2 ऑफ j ओमेगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद b। सो दिस इज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी। और इसका एडवांटेज ये है कि आपको नए सिरे से जो है वो ये चीज़ मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम मे बी एक दो स्लाइड्स के बाद एक एग्जांपल करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि इस लिनियरिटी प्रॉपर्टी को हम कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू कि हम एक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मालूम करना होगा तो उसको किसी ऐसे सिग्नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जिसका ऑलरेडी हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म नोन है। सो जब वो नोन होगा तो उसके बाद फिर हम जस्ट लिनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस नए कम्बिनेशन का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो मालूम कर लेंगे। The next property is called time shifting, and what it states that if you have the signal xt which has a Fourier transform x of j omega, then the signal which is a shifted version of this xt, which say gt, which is x of t minus t naught. So x of t minus t naught is the shifted version of the same signal. So it will have a Fourier transform which is e raised to power minus j omega t naught x of j omega. So जिस अमाउंट से आप अपने सिग्नल को शिफ्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने इसको टी नाट की अमाउंट से शिफ्ट किया तो आपके पास जो करस्पॉन्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी नाट से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी अगर आपने एक्स टी को 3 यूनिट्स शिफ्ट किया है, एक्स ऑफ टी माइनस 3 जनरेट किया है इससे, तो देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा 3 इंटू एक्स ऑफ जे ओमेगा। सो शिफ्टेड सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म नए सिरे से मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जिस अमाउंट से आपने शिफ्ट किया है आप ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा एंड दैट शिफ्ट जो भी आपने शिफ्ट किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द शिफ्टेड सिग्नल। वन मोर थिंग विच यू मस्ट नोट ओवर हेयर कि अगर ये सिग्नल जो एक्स टी था जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा था और ये सिग्नल जो एक्स टी माइनस टी नाट है विच इज़ द शिफ्टेड वर्जन ऑफ एक्स टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये वाला है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि अगर आप इस सिग्नल का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी नाट एक्स जे ओमेगा मैग्नीट्यूड विच विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी नाट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स जे ओमेगा। एंड दिस थिंग यू ऑलरेडी नो कि ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी नाट जो है दिस इज़ 1, ठीक है, क्योंकि दिस इज कोसाइन ओमेगा टी नाट माइनस जे साइन ओमेगा टी नाट, तो ये इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 1 होगा। सो दिस जी ऑफ जे ओमेगा which was the Fourier transform of shifted x, this has same magnitude as the Fourier transform of original signal xt. So सिग्नल को शिफ्ट करने से उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। However, the phase will be affected. जी लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि ये दो क्वांटिटीज़ हैं, एक मैग्नीट्यूड रिस्पांस और एक फेज़ रिस्पांस। सो मैग्नीट्यूड में तो कोई फ़र्क नहीं आया जब आप सिग्नल को शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उसके फेज़ में ऑब्वियसली फ़र्क आएगा। और वो फ़र्क क्या है कि जो जी ऑफ जे ओमेगा का फेज़ रिस्पांस है that will be phase response of this quantity e raised to power minus j omega t naught x j omega, which can be written as phase response of e raised to power minus j omega t naught plus phase response of x of j omega. So this is minus omega t naught phase response of this quantity e raised to power minus j omega t naught. So this quantity e raised to power minus j omega naught t is cosine omega minus j omega t naught is cosine omega t naught minus j sin omega t naught, and if you
take the phase of this, which is tangent inverse of imaginary part over real part, so you will get minus omega t naught plus the phase of xj omega. So if we shift a signal in the time domain, its magnitude response does not change. Magnitude response remains the same as was the magnitude response of original signal, but an additional term of minus omega t naught is added in its phase response. सो इसका फेज रिस्पांस जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है दैट रिमेन्स द सेम. Okay, so we have discussed these two properties. The first property was linearity and the second property was time shifting. And now let's take an example जिसमें हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करेंगे एक सिग्नल का, and using the information which we already have. हमारे पास जो है वो एक जो रेक्टेंगुलर पल्स है, इस रेक्टेंगुलर पल्स का जो है वो हमें मालूम है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या होता है. सो इस इंफॉर्मेशन को और इन दो सिग्नल्स को यूज़ करते हुए जो कि रेक्टेंगुलर पल्सेस हैं, इन दो सिग्नल्स को और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो मालूम करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि ये सिग्नल कहाँ से कहाँ तक नॉन ज़ीरो है. ये सिग्नल नॉन ज़ीरो है फ्रॉम 1 to 4 और 1 से लेके 2 तक इसका एम्पलीट्यूड 1 है, 2 से लेके 3 तक इसका एम्पलीट्यूड 1.5 है और 3 से 4 तक फिर दोबारा इसका एम्पलीट्यूड 1 है. ठीक है, सो इस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन दो रेक्टेंगुलर पल्सेस की मौजूदगी में. अगर आप इस वाली रेक्टेंगुलर पल्स को देखें तो ये एग्जिस्ट करती है -1.5 से लेके +1.5 तक. अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल शिफ्ट कर दूं मैं इसको 2.5 यूनिट से, सो -1.5 वाला जो पॉइंट है अगर ये 2.5 यूनिट से शिफ्ट होगा तो ये 1 पे आ जाएगा. इसी तरह से जो +1.5 वाला पॉइंट है अगर ये 2.5 यूनिट शिफ्ट होगा तो ये 4 पे आ जाएगा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अगर मैं इसको 2.5 यूनिट से शिफ्ट करूं तो आई विल गेट अ सिग्नल विच विल एग्जिस्ट फ्रॉम 1 to 4 और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 1 होगा. तो ये सिग्नल 1 to 4 ही एग्जिस्ट करता है, बट एडिशनली देयर इज़ वन मोर थिंग. 2 to 3 जो इसका एम्पलीट्यूड है वो 1.5 है. मेरे पास इसको सिर्फ 2.5 यूनिट शिफ्ट करने से ये 1 से 4 तक 1 है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 2 से 3 जो है वो इसका एम्पलीट्यूड 1.5 हो जाए. सो उसके लिए मैं इस सिग्नल को यूज़ करूँगा. ये सिग्नल -12 से +12 तक एग्जिस्ट करता है. इस सिग्नल को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका एम्पलीट्यूड इस वक्त 1 है, अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका एम्पलीट्यूड 1/2 हो जाएगा. एग्जिस्ट ये -12 से +12 पे ही करेगा. उसके बाद अगर मैं इसको भी शिफ्ट कर दूं 2.5 यूनिट से, सो ये वाला पॉइंट जो है ये -1/2 वाला पॉइंट अगर 2.5 से शिफ्ट होगा तो ये 2 पे चला जाएगा. इसी तरह से +12 वाला पॉइंट अगर 2.5 से शिफ्ट होगा तो वो 3 पे चला जाएगा. और फिर मैं इन दोनों सिग्नल को ऐड कर दूं तो आई विल गेट दिस सिग्नल जो 1 से 2 तक 1 होगा, फिर उसके बाद 2 से 3 तक 1.5 होगा और फिर 3 से 4 तक दोबारा से 1 होगा. सो ये मेरे पास इक्विवेलेंटली इस सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है कि मैंने अपने x1 सिग्नल को, ये x1 था, इस x1 को भी 2.5 से शिफ्ट किया, x2 को भी 2.5 से शिफ्ट किया और इस x1 को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दिया तो आई गॉट दिस सिग्नल. अब ये सारा कुछ हमने किस वजह से किया है? सारा कुछ इस वजह से किया है कि ये दोनों सिग्नल जो हैं दीज आर रेक्टेंगुलर पल्सेस. सो इन रेक्टेंगुलर पल्सेस का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें ऑलरेडी मालूम है. सो इस इंफॉर्मेशन को और इन प्रॉपर्टीज़ को जो भी हमने यूज़ किए हैं पिछली 2 स्लाइड्स में, इसको यूज़ करते हुए हम इस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्स ऑफ टी एक रेक्टेंगुलर पल्स है जो कि -t1 से +t1 तक नॉन ज़ीरो है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आता है 2 sin ओमेगा t1 over ओमेगा. सो व्हाट आई हैव नाउ कि आई हैव दिस x1 of t minus 2.5, ये इसी का शिफ्टेड वर्जन है. सो यूजिंग दिस टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी द फोरियर transform of this will be 1/2 e raised to power minus j omega 2.5 because जो भी आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जितना आपने शिफ्ट किया होता है e raised to power minus j omega एंड दैट शिफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाता है. यहाँ पे शिफ्ट चूँकि 2.5 है सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद e raised to power minus j omega t 2.5
और उसके बाद यही फार्मूला हमने यूज़ किया है 2 sin ओमेगा T1। सो इसका जो T1 है दैट इज़ 1/2, सो 2 sin ओमेगा/2 डिवाइडेड बाय ओमेगा, और इसका जो T1 है दैट इज़ 3/2। सो सिमिलरली प्लस ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा 2.5, क्योंकि इसके अंदर भी शिफ्ट 2.5 की है, साइन ऑफ 3 ओमेगा/2/ओमेगा। सो इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लिनियरिटी एंड टाइम शिफ्टिंग। प्लीज़ रिमेंबर कि हम इसमें लिनियरिटी भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों सिग्नल्स को हम ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म लिनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो ना करता हो तो फिर आप ये नहीं लिख सकते कि जैसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी उसी तरह से ऐड हो जाएगा। बट सिंस फोरियर ट्रांसफॉर्म satisfies the linearity property, so that's why we can write it like this। और उसके अलावा टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इसको x1t से x1(t-2.5) बनाया है, तो ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म e raised to power minus j omega 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट इज़ द यूजफुलनेस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़, कि बजाय इसके कि इस सिग्नल का अलहदा से हम फोरियर ट्रांसफॉर्म नए सिरे से मालूम करें, हम ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन नोन है रेक्टेंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता था, तो हम इस सिग्नल को उन रेक्टेंगुलर पल्सेस की फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर हम ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिनियरिटी एंड टाइम शिफ्टिंग ये फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ये इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, probably the last property for today's lecture which we will discuss, although और भी properties हैं अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म की, लेकिन वो हम next lecture में discuss करेंगे। So the last property which we will discuss today is known as conjugation and conjugate symmetry, and what it states that if you have xt, सिग्नल xt जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ j ओमेगा है, तो इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट xt का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा दैट विल हैव अ फोरियर ट्रांसफॉर्म x स्टार माइनस ऑफ j ओमेगा। यानी आपको दो काम करने होंगे, एक तो आपको ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करना होगा और दूसरा इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेना होगा। नाउ इफ द सिग्नल xt इज रियल, रियल सिग्नल क्या होते हैं? रियल सिग्नल वो होते हैं कि अगर जो सिग्नल अपने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल हो, ठीक है, if xt is equals to x conjugate t then xt is called real। सो अगर ये सिग्नल रियल है तो इसका मतलब है ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो जाएंगी, यानी x स्टार ऑफ माइनस जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू x ऑफ जे ओमेगा, या अगर आप x ऑफ माइनस जे ओमेगा लिखना चाहते हैं, ये बेसिकली x स्टार ऑफ माइनस जे ओमेगा, अगर आप इसका एक दफ़ा और कॉन्जुगेट लें तो दिस विल बिकम x ऑफ माइनस जे ओमेगा। यानी बेसिकली आपके पास ये दोनों जो चीज़ें जब इक्वल हुई थी तो आपके पास था x ऑफ जे ओमेगा वाज इक्वल्स टू x स्टार ऑफ माइनस जे ओमेगा। अगर आप दोनों साइड्स का फोरियर दोनों साइड का दोबारा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे तो इसका डबल कॉन्जुगेट हो जाएगा, सो दिस विल बिकम x ऑफ माइनस जे ओमेगा, और इस साइड पे इस पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये सिर्फ जस्ट जो है वो एक डिफरेंट वे है लिखने का, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी की मदद से, यानी अगर एक्स रियल हो तो आप ये कह सकते हैं एक्स ऑफ जे ओमेगा इज एक्स स्टार ऑफ माइनस जे ओमेगा। एंड नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। ये एग्जांपल भी हमने लास्ट टाइम की हुई है। हमारे पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी विच इज़ ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू टी, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने मालूम किया था और वो ये आ रहा था एक्स ऑफ जे ओमेगा 1/1 ए प्लस जे ओमेगा। इसका एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा क्या होगा? वी विल रिप्लेस ओमेगा with minus omega, so it's x of minus j omega is 1/a minus j omega, and this is same as x star of j omega, क्योंकि इसका अगर हम कंजुगेट भी ले लें, कंजुगेट में क्या होता है कि जो नेगेटिव जो जे के साथ कंपोनेंट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो उसके जे के साथ जे ओमेगा था तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो इस केस में एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा और एक्स स्टार ऑफ जे ओमेगा इक्वल है, विच मीन्स कि ये वाला जो सिग्नल है ये रियल है, ठीक है। और ये आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए कि ये सिग्नल रियल है क्योंकि इसमें कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है। सो अगर आप इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी ले लेंगे तो दैट विल रिमेन द सेम, दैट विल रिमेन ई रेज टू पावर माइनस ए टी यू टी। सो एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स स्टार टी, तो इसी वजह से आपके पास एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा इज सेम एज एक्स स्टार ऑफ जे ओमेगा। जब भी सिग्नल रियल होगा आपके पास तो उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विल बी सेम एज taking it will be same as replacing omega by minus omega, which we have done in this case.
सो लेट्स समराइज, ये दोबारा वही बात जो हमने पिछली स्लाइड पे की है, बट x ऑफ माइनस जे ओमेगा इज इक्वल्स टू x स्टार ऑफ जे ओमेगा इफ x t इज रियल. So we say that this x j omega has conjugate symmetry, कि अगर x ऑफ माइनस जे ओमेगा इज इक्वल्स टू x स्टार ऑफ जे ओमेगा है तो we say that it is conjugate symmetric. ठीक है, सो अगर हम x ऑफ जे ओमेगा को इस तरह लिख लें कि it has some real part plus it has some imaginary part, because जो previous example में हमने देखा कि x of j omega जो था that was 1 upon 1 plus j omega, so it has some real part and it has some imaginary part. तो अगर xt real हो तो real part of x j omega is same as real part of x minus j omega, and imaginary part of x j omega is same as minus imaginary part of x minus j omega. ठीक है, और ये आप इसको दोबारा प्रीवियस स्लाइड को देख के ये कंफर्म कर सकते हैं कि उसमें जो आपके पास रियल पार्ट ऑफ एक्स जे ओमेगा है वो 1 अपान ए है, चाहे आप रियल पार्ट ऑफ एक्स माइनस जे ओमेगा लें या रियल पार्ट ऑफ एक्स जे ओमेगा लें, वो 1 अपान ए है. और इमेजनरी पार्ट ऑफ एक्स जे ओमेगा जो है दैट इज़ 1 अपान ओमेगा है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ एक्स माइनस जे ओमेगा जो है दैट इज़ माइनस 1 अपान ओमेगा है. सो इमेजनरी पार्ट जो है वो अपोजिट साइन, इनकी साइन अपोजिट होते हैं, और रियल पार्ट जो है वो आपस में इक्वल होते हैं अगर आपके पास सिग्नल एक्स टी रियल हो. सो इसको हम यूं कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि इवन फंक्शन की आपको डेफिनेशन पता है कि इफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन. और अगर आड फंक्शन क्या होता है कि अगर एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ऑफ माइनस टी हो तो दैट इज एन आड फंक्शन. सो इसका जो रियल पार्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है दैट इज एन इवन फंक्शन एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट इज एन ऑड फंक्शन. ठीक है, क्योंकि ये इसके नेगेटिव के इक्वल है. सिमिलरली एम्पलीट्यूड spectrum is an even function and phase spectrum is an odd function. And moreover if xt is both real and even, यानी real के साथ साथ even भी होगा, तो x of j omega जो आपके पास होगा that will also be real and even. इसी तरह से अगर xt real और odd होगा तो x of j omega जो है वो that would be प्योरली इमेजनरी. और ये चीज़ भी हम फोरियर सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर चुके हैं. एग्जांपल लेके हमने डिस्कस की थी कि अगर आपके पास एक्स टी रियल और आड होगा तो इसके जो फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट्स होंगे दे विल बी प्योरली इमेजनरी. सो यहाँ पे वही बात है, सिर्फ हम फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट नहीं कह रहे बल्कि एक्स ऑफ जे ओमेगा कह रहे हैं. अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो वाला लेक्चर, वो वाली एग्जांपल दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल से इस चीज़ डिस्कस की है कि इफ़ एक्स टी इज़ रियल एंड आड तो इसके फोरियर सीरीज़ कोफिशेंट्स जो होंगे दे विल बी प्योरली इमेजनरी. ठीक है, तो ये आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं. सो दिस वाज टुडेज लेक्चर जिसमें हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस किया फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स, एंड मोर ओवर वी हैव डिस्कस्ड सम प्रॉपर्टीज, नॉट ऑल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट यू से फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो इसके अलावा और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन जो कि टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स होने वाले हैं. सो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं. बाकी जो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू.